हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वही पुराने सेक्शन रिविजन से। कल का रिविजन करेंगे 1 मिनट में, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे जिससे थोड़ा सा आप वार्म अप हो जाओ। तो 20 जुलाई को दोस्तों अभी अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस और विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। पीएम स्वनिधि योजना में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य बना मध्य प्रदेश। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत होंगे विनय मोहन क्वात्रा। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति जी ने अभी 94 विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। रोहित शर्मा के संन्यास के बाद भारतीय पुरुष टी20 क्रिकेट के कप्तान बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर होंगे शिखर धवन। संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया आइवरी कोस्ट। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के लिए थीम लॉन्च की है। थीम है द फ्यूचर इज नाउ। यूपीएससी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है मनोज सोनी ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी क्विज और पीडीएफ दोस्तों आपको प्रोवाइड की जा रही है पिछले 6 सालों से। कुछ लोग अभी भी, जो लोग नए जुड़ते हैं, वो ये पूछते हैं सर इसकी क्विज भी डलवा दिया करो वगैरह वगैरह। तो आप जाया करो, देखा करो तो ना, यहाँ पर भाई मिलेगी आपको फ्री में क्विज। डेली, वीकली, मंथली, हर प्रकार की क्विज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप जाओ देखो तो रोजाना डाली जाती है। फ्री पीडीएफ आपको दी जाती है, फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और हमारे वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स वगैरह लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रमिक बसेरा योजना दोस्तों, इसे गुजरात सरकार ने अभी शुरू किया है। गुजरात की गवर्नमेंट ने शुरू किया है श्रमिक बसेरा। श्रमिक बसेरा क्या है? बेसिकली जो अन्य राज्यों से जो श्रमिक आते हैं, जो मजदूर आते हैं गुजरात वगैरह में काम करने के लिए, उनको रहने की दिक्कत होती है। तो ऐसे में यहाँ श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा कि टेम्पोररी रहने के लिए व्यवस्था कर दी जाए। टेम्पोररी रहना मतलब जैसे कोई मजदूर है, किसी दूर दराज इलाके में जा रहा है मजदूरी करने, और उसको रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो वो मात्र 5 रुपए एक दिन के हिसाब से पे करके वो वहां पर रुक सकता है। ऐसे आवासीय सुविधाएं बनाई जाएंगी। तो 17 आवासीय संरचनाएं ऐसी बनाई जाएंगी पूरे गुजरात भर में, जैसे अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में स्थापित की जाएंगी। तो जो कोई भी जो अस्थिरता वाले जो मजदूर होंगे, जिनका रहने की व्यवस्था नहीं है, या हो सकता है कोई आउट ऑफ गुजरात हो, किसी और राज्य से हो, तो उसे 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ठहरने के लिए व्यवस्था प्रोवाइड की जाएगी। अब इन आवासीय क्षमताओं में अगर एक आवास की बात करें तो लगभग 15,000 नागरिकों को रखने की वहां पर क्षमता होगी। गुजरात सरकार इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। क्लियर? श्रमिक बसेरा योजना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और योजना से है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभ्यास्थम योजना शुरू की? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी तेलंगाना सरकार ने दोस्तों राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना शुरू की। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर योजना के नाम में राजीव गांधी या इंदिरा गांधी जी का नाम आए तो ऐसी योजनाओं को आप समझिए कि उन राज्यों में है जहां पर कांग्रेस शासित राज्य हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखे तो तुरंत आपको ऑप्शन में तलाशना है कि कौन कौन सा राज्य इनमें से कांग्रेस शासित है, फिर आपको एलिमिनेशन यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन होगा तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, इन्होंने एक योजना शुरू की है कि अगर कोई मान लो यूपीएससी एस्पिरेंट है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, और वो प्रीलिम्स मान लीजिए क्लियर कर लेता है। जब प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है तो मेंस की तैयारी जरूरी होती है, बहुत ही हार्ड होती है। तो मेंस की तैयारी के लिए यहाँ पर तेलंगाना सरकार सामने आएगी और 1 लाख रुपए का असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। 1 लाख रुपए तक की मदद प्रोवाइड करेगी उन सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को। ठीक है ना? तो जैसे आप देखते हो कि आजकल के टाइम पर बहुत सारी कोचिंगें हैं बड़ी बड़ी, जो ऐसी सुविधा प्रोवाइड करती हैं कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर लो, उनका एक बैच ले लो, प्रीलिम्स क्लियर कर लो, तो उसके बाद फिर वो पूरी तैयारी आपको बुला करके वहां पर कराएंगे दिल्ली वगैरह में, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट का नाम भी होगा अल्टीमेटली। अगर कोई इंस्टीट्यूट एक आईएएस बना देता है तो समझो वो कितना प्रचार करेगा, फिर कितना कोर्स उसके सेल होंगे। तो इसलिए बहुत सारे अब संस्थाएं भी प्रोवाइड कर रही हैं ऐसी चीजें, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी ये प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट हालांकि 1 लाख रुपए ही दे रहा है, और जबकि अगर कोई मतलब मेंस की तैयारी कर रहा है तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है खर्च, अगर कोई उस हिसाब से कर रहा है।
फिलहाल जो भी हो, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये किया है और ये भी एक बहुत बड़ा मतलब एक समझ लीजिए अपने हिसाब से एक मोटिवेशन टाइप का है कि आप प्रीलिम्स क्लियर करो, उसके बाद 1 लाख रुपए सरकार मदद करेगी। लेकिन एक दिक्कत है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है, केवल उनके लिए है जो तेलंगाना के मूल रूप से निवासी हैं, ठीक है ना? तेलंगाना के निवासियों के लिए ये योजना है क्योंकि ये तेलंगाना सरकार की योजना है। दूसरी बात, ये एससी, एसटी, ओबीसी, विमेंस और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, मतलब जनरल के कैटेगरी के उम्मीदवार इसमें उम्मीदवारी नहीं घोषित कर सकते, मतलब इसका फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है जी, चलिए आगे। यूपीएससी के चेयरमैन अभी इस्तीफा दिए हैं, ये तो मैंने आपको कल ही की वीडियो में बताया। मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना, ये अध्यक्ष थे। अगला, हाल ही में निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो देखिए, अभी टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। दोनों ही लीजेंड खिलाड़ी रहे हैं भारत के टेनिस के। टेनिस में भारत को इन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लिएंडर पेस तो 37 हफ्तों तक नंबर 1 रैंकिंग पर भी बने रहे, विश्व रैंकिंग में भारत को नंबर 1 पर ये वहां पर पोजीशन शो करा रहे थे। और विजय अमृतराज भी ये 70 के दशक में काफी अच्छे काफी लीजेंड प्लेयर माने जाते थे। ये भी डेविस कप में कई बार भारत को फाइनल तक पहुंचाए, दो बार कहा जाता है फाइनल तक पहुंचाए थे। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज जो हैं, ये टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इनको, ठीक है। चलिए, हॉल ऑफ फेम आप जानते हो ना, जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, जो लीजेंड खिलाड़ी होते हैं, तो उनके लिए एक गैलरी बनाई गई रहती है हॉल ऑफ फेम की, ठीक है, तो वो उसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विरासत पर लिखी गई किताब पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम ने। डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम कई पुस्तकें लिख चुके हैं, उनमें से एक इनकी ये लेटेस्ट पुस्तक आ रही है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। नाम से ही स्पष्ट है, पीएम मोदी के ऊपर लिखी गई ये किताब है पावर विद इन। और इस पुस्तक को अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च भी किया हुआ है। तो डॉक्टर आर बाल सुब्रमण्यम ने ये पुस्तक लिखी हुई है। ये कार्नेल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये क्षमता निर्माण आयोग में वर्तमान सदस्य हैं, मानव संसाधन यानी कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में। क्लियर। इन्होंने इससे पहले लिखी थी वॉइस फ्रॉम द ग्रास रूट, लीडरशिप लेसन्स फॉर डेली लिविंग्स, ये 2 पुस्तकें इनकी प्रसिद्ध थी और अभी ये तीसरी आई हुई है, ठीक है। तो अच्छा, अब आज की क्लास में ना बहुत ज़्यादा रिवीजन पॉइंट्स नहीं लिए गए हैं, कल मैं आपको ये पुस्तकों वगैरह का रिवीजन करवा दूंगा हमेशा की तरह, ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होना। अगला है, हाल ही में कहां से 350 वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का बागनख भारत में वापस लाया गया? तो दोस्तों, लंदन से लाया गया है बागनख। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बागनख जो कि वो यूज करते थे, ये अंग्रेजों के द्वारा लंदन में ले जाकर के रख दिया गया था म्यूजियम में। अब वहां से लाया गया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं लाया गया, ये बात ध्यान रखना, हमेशा के लिए नहीं लाया गया है, ये कुछ वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए ये लोन पर लाया गया है, ठीक है ना। ये बड़ी अजीब बात है, अपना ही सामान वापस लाने के लिए लोन पर लाना पड़ रहा है, वो भी 3 साल के लिए। फिलहाल बागनख की स्टोरी जान लो दोस्तों। छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, ये एक टाइम था जब इनको एक डील करनी थी बीजापुर के जनरल अफजल खान से। तो ये बात करने के लिए गए हुए थे वहां पर, 1649 का टाइम था, गए तो हुए थे वहां पर, लेकिन इनको शक था और इनके करीबियों ने भी इनको आगाह किया था कि ये जो अफजल खानवा है ना, ये बड़ा है दुष्ट टाइप का, ये गड़बड़ी कर सकता है कुछ ना कुछ, तो इसलिए आपको भी तैयार होकर जाना है। तो ये क्या किए थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने अपने दाहिने हाथ में बाघनख पहन रखा था, यही वाला बाघनख ये अपने हाथों में ये पहन रखे थे उंगली में फंसा करके। तो जब ये बातचीत कर रहे थे, तो ये जो अफजल खान था, ये इनको गले मिलाने के लिए बुलाया, गले मिलने के लिए, लेकिन गले मिलने के बहाने वो इन पर अटैक करना चाहता था, चाकू लिया था और इन पर हमला करना चाहता था, लेकिन इससे पहले वो इन पर हमला करता, इन्होंने बाघनख अपने हाथ में जो पहन रखे थे उसकी मदद से इन्होंने इस पर वार कर दिया और उसको मार दिया। तो ये इनकी बहादुरी और सूझबूझ का वो था, और उसका एक सिंबल है ये, जो अंग्रेजों के द्वारा लिया जाया गया था यहाँ से, भारत से, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया था। वहां से अभी महाराष्ट्र सरकार 3 साल के लिए लोन पर लाई हुई है, महाराष्ट्र के सतारा म्यूजियम में इसे रखा गया है, ठीक है ना, सतारा में स्थित म्यूजियम में। तो 3 साल बाद शायद फिर से जाना देना पड़े। फिलहाल ये अभी आया है 350 सालों के बाद में। आगे, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीता?
तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने इंडियन स्पाइसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ISRI इसरी इसरी ने दोस्तों अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार यानी बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड जीता है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल IISR इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, गोल्डन मिल्क मिक्स टेक्नोलॉजी बैग्स ICAR बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड। एक्चुअली में इनका गोल्डन मिल्क मिक्स टेक्नोलॉजी है एक जो कि यूनिक है और उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। त्वरित घुलनशील हल्दी युक्त मसालेदार दूध पाउडर की प्रक्रिया, ठीक है। तो जो टॉप 5 थे उनमें से इनको टॉप पर चुना गया और इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। किसने दिया, कहाँ दिया, कब दिया? तो देखिए अभी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री जो बने हैं नए नए, शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व CM रह चुके हैं, इन्होंने नई दिल्ली में अभी आयोजित किया गया था ICAR का 96वां स्थापना दिवस, उस अवसर पर उस समारोह में ये पुरस्कार इन्होंने दिया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 96वें स्थापना समारोह में। तो IISR जो है बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी कामों के लिए ये अवार्ड पाया है। अगला, हाल ही में एयरबस और टाटा ने कब तक भारत में निर्मित पहला H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो एयरबस कंपनी जो है ये टाटा के साथ टाई अप करके भारत में बना हुआ पहला वह H125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करने जा रहा है। ये 2026 में लॉन्च होगा। 2026 में ही एक्चुअली में बनना भी शुरू होगा ये, अभी तो ये बातचीत चल रही थी। तो 2026 में ही बनना शुरू होगा और 2026 के एंड तक होते होते ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का। तो ये जो होगा H125 हेलीकॉप्टर, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर होगा। ये प्रतिवर्ष शुरुआत में 10 हेलीकॉप्टर की दर से उत्पादन करेंगे और आगे चल करके इनका टारगेट रहेगा कि प्रति साल प्रतिवर्ष 50 हेलीकॉप्टर को ये भारत में प्रोड्यूस करें। ध्यान रहे ये भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। वैसे इस डील के बारे में मैंने आपको जनवरी में ही बताया था, जब जनवरी में डील साइन हुई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि बातचीत चल रही है। गुजरात के वडोदरा में ये फैक्ट्री स्थापित की जाएगी जहां पर हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा। अब ये डील फाइनल स्टेज में पहुंच गई है। अच्छा, एयरबस जो कंपनी है ये पिछले दिनों में आपको कई बार चर्चे में देखने को मिली होगी। बहुत सारी डील हुई बीच में, जैसे इंडिगो जो है एक एयरलाइन कंपनी है, तो इंडिगो ने 500 के आसपास में एयरबस को ऑर्डर दिए, ठीक है, कि एयरक्राफ्ट फैमिली एयरक्राफ्ट बनाओ, एक मतलब कि यात्रियों के लिए एयरक्राफ्ट इनके लिए बना करके दो, और ये एयरबस को ऑर्डर मिला। इसके बाद क्या, इससे पहले ही अगर बात करें तो 2023 में फरवरी के महीने में दोस्तों टाटा कंपनी के ही जो एयरलाइंस है जिसे एयर इंडिया हम लोग जानते हैं, अब टाटा कंपनी ने खरीद लिया है, तो एयर इंडिया ने 470 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिनमें से 250 जो विमान थे वो एयरबस की तरह ही बनाने थे, बाकी 220 बोइंग बना कर देता, तो वो वाला भी ऑर्डर। तो मतलब कुल मिला जुला करके एयरबस को अच्छा खासा मार्केट मिल रहा है इंडिया में, ठीक है, अच्छी खासी डील मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अभी 2020 के लिए दिया गया गांधी मंडेला पुरस्कार, ध्यान रखना 2020 के लिए दिया गया, ठीक है। गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है दोस्तों रिगोबर्टा मेंचू को। ये नोबेल पीस प्राइज विजेता हैं, यानी नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हैं। 1992 में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और इनको इनके शांति के लिए किए गए प्रयासों की वजह से यहाँ पर गांधी मंडेला पुरस्कार भी दिया गया है। आप देखो, शांति पुरस्कार जो हो, चाहे चाहे आप गांधी पुरस्कार ले लो या गांधी मंडेला पुरस्कार ले लो या गांधी जी को ही ले लो या फिर आप नेल्सन मंडेला को ले लो, ये सब शांति के दूत रहे हैं, शांति के प्रचारक रहे हैं। तो शांति को बढ़ावा देने के लिए या कहें कि पीस स्थापित करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है गांधी मंडेला पुरस्कार से। तो ये नेल्सन मंडेला जी की जयंती पर दिया जाता है। तो अभी 18 जुलाई आया था, 18 जुलाई को मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस के अवसर पर इनको दिया गया है, ठीक है जी। तो रोगबोटा मेंचू ये पाएंगे 2020 के लिए, ठीक है, 2019 के लिए नहीं, 2020 के लिए। 2019 के लिए अभी दिया गया था दलाई लामा को, ये भी ध्यान रखना, दलाई लामा को 2019 के लिए दिया गया था। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो एक गोल्ड मेडल इसके तहत मिलता है, एक पाइन वुड बॉक्स मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। ये भी बात नोट करने वाली है कि जब ये नोबेल पीस प्राइज पहले पा चुके हैं तो हो सकता है इनके नाम के साथ पूछ लिया जाए कि ये कब नोबेल पीस प्राइज पाए थे, ठीक है ना, ये वाला ना पूछा जाए, क्योंकि ये अभी चर्चे में है तो यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और अगर सिंपल पूछना होगा तो यही पूछ लेगा, ठीक है। दोनों तरफ से आपको तैयार रहना है। अगला,
हाल ही में किस अभिनेता को 2024 के भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित करने की घोषणा हुई? तो देखिए, दक्षिण भारत के एक फेमस अभिनेता हैं, एक्टर हैं, रामचरण। तो रामचरण जो है, जो कि अभी इनकी रिसेंट फिल्म आई थी RRR, पिछले साल आई थी। तो RRR फिल्म के लिए काफी ज्यादा फेमस हुए थे। RRR फिल्म में ऑस्कर भी जीता था, गोल्डन ग्लोब भी जीता था, और भी कई सारे पुरस्कार इन्होंने जीते थे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू के लिए मिला था इनको। तो इनकी उसमें भूमिका के लिए यहाँ पर भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न जो आयोजित किया गया है, उसमें इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, रामचरण टू बी अवार्डेड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न। भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किए जा रहे हैं। दोस्तों, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ये आयोजित होगा जब, तो उसमें इनको सम्मानित किया जाएगा। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव के निदेशक या डायरेक्टर हैं मितु भौमिक लांगे। अगला, हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया? तो देखिए, कमला पुजारी जी दोस्तों एक बहुत ही फेमस किसान थी, पद्मश्री से ये सम्मानित थी, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। कहीं कहीं आपको आर्टिकल में 76 दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह आपको 74 दिखेगा, तो आप 74 ही मान करके चलिए। 74 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित थी। रामनाथ कोविंद जी तत्कालीन राष्ट्रपति जी थे जब 2019 में, तब इनको सम्मानित किए थे पद्मश्री पुरस्कार से। ठीक है, ये जैविक खेती के लिए मशहूर थी, बहुत ही फेमस किसान थी, जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध थी, और उड़ीसा की रहने वाली थी, उड़ीसा के कोरापुट जिले की। इन्होंने चावल की 100 किस्मों की खेती की थी। सोचिए, चावल की ही 100 टाइप की खेती ये की थी, 100 टाइप के चावल की। इनको पद्मश्री के अलावा सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार भी मिला था उड़ीसा सरकार के द्वारा 2004 में। दक्षिण अफ्रीका में 2002 में इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड भी मिला था। ठीक है, ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से भी जुड़ी थी। MS स्वामीनाथन का नाम आप तो जानते ही होंगे। अभी रिसेंटली MS स्वामीनाथन जी को भारत रत्न भी दिया गया है। जब 5 लोग सम्मानित किए गए, उनमें से एक नाम MS स्वामीनाथन है, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक भी जाने जाते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको पढ़ने को कुछ नया मिला होगा, आज की करंट अफेयर आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसा कुछ है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, और नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान की ई-बुक लाई गई है। अगर आप सामान्य विज्ञान रेलवे के लिए तैयार कर रहे हैं, एक बार इस ई-बुक को जरूर आप प्रेफर कीजिए, देखिए इसमें है क्या। वाकई आपको काफी कुछ नया, काफी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, जो आपकी मेहनत को आसान कर देगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको QR कोड भेजा जाएगा, वहां से पेमेंट करके हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप ले सकते हैं ई-बुक। ऐसे ही हाफ ईयरली की यानी अर्धवार्षिकी की भी बुक आ गई है। जिनको इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में ले लें, जिनको हिंदी में चाहिए हिंदी में ले सकते हैं। सेम वही प्रोसेस, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है आपको इसके लिए। अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे पूछा था फीफा पुरुष रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम एशिया में कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों, दुनिया में तो है 124वें स्थान पर फीफा की नवीनतम रैंकिंग में, और एशिया में है 22वें स्थान पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33+1 हो सकती है। ठीक है ना? ध्यान रखिए, जब भी आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम जजेस की संख्या कितनी हो सकती है, तो कोशिश करना ऐसे लिखने की, 33+1। ठीक है ना? इसका मतलब हुआ 33 सामान्य जज हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। आज आपको क्या बताना है, PM स्वनिधि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। संवैधानिक निकाय UPSC में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ये भी बता देना कमेंट करके। दोनों ही कल की वीडियो से लिए गए प्रश्न हैं। कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। PDF आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी, और PDF आपको MZT ऐप पर क्विज के साथ मिल जाएगी। तो MZT ऐप डाउनलोड करके रखो, जहां पर आपको क्विज और PDF बिल्कुल फ्री में मिलती है, डेली, वीकली, मंथली सबकी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।